आज से हम लोग हमारी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए। और जो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी के अंदर जो हम फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे या फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम सेल पढ़ने वाले हैं। सेल क्या होता है? सेल जो होता है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। अब सेल की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सेल की डेफिनेशन क्या होती है? सेल जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड सेल के लिए हम लोग एक टर्म और यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल को ये सब चीज़ें क्यों बोला जाता है? ये जैसे फॉर एग्जांपल सेल को हमने बोला है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब हमारी बिल्डिंग ब्लॉक हमारी लाइफ के लिए कैसे है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो। अब आप ये बिल्डिंग जब आप बना रहे हो एंड इस बिल्डिंग के लिए आपको सबसे बेसिक यूनिट, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? सीमेंट होता है, सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, यही सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके अंदर भी जो ब्रिक्स होती हैं वो आपकी सबसे बेसिक यूनिट होती है। ब्रिक सबसे बेसिक यूनिट कैसे होती है? जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ये एक ब्रिक लगाई। एक ब्रिक से ही आप एक बिल्डिंग की स्टार्टिंग करते होते हो। अब एक ब्रिक लगाई, एक ब्रिक लगाने के बाद उसके बाद ब्रिक्स के बाद एक के बाद एक के बाद आप लगा रहे हो वहाँ पे। तो ऐसे लगाते लगाते वो ब्रिक्स इकट्ठी होके वहाँ पे क्या चीज़ बना लेती हैं, वो एक पूरी वॉल की फॉर्मेशन कर लेती हैं। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी की जो फॉर्मेशन हो रखी है या फिर किसी भी बॉडी की जो फॉर्मेशन हो रखी है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कैसे हो रखी है? ऐसे फॉर एग्जांपल अब सेल है, सेल को हम कंपेयर करते हैं विद द ब्रिक के साथ में। अब ब्रिक जैसा काम कर रही है वैसा ही सेल काम कर रहा है हमारी बॉडी के लिए। वैसा ही काम कैसे कर रहा है कि जैसे पहले सेल था, अब सेल का एक ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठा होकर क्या बनाता होता है, वो टिश्यू की फॉर्मेशन करता होता है। टिश्यू बना लिया, वहीं पे ब्रिक्स ने इकट्ठा होकर किस चीज़ की फॉर्मेशन की? ब्रिक्स ने वहाँ पे क्या चीज़ बनाई है? ब्रिक्स ने एक वॉल की फॉर्मेशन की। ठीक है, अब यहाँ देखो आप कि जैसे यहाँ पे इसने वॉल की फॉर्मेशन कर लिया। आफ्टर वॉल के बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? एक रूम की फॉर्मेशन होती है। रूम के बाद क्या होता है? कंप्लीट भी मतलब कि आपका पूरा घर बन जाता है। हम होम की फॉर्मेशन कर लेते हैं इसके बाद। अब वहीं पे हमारी बॉडी में पहले टिश्यू बना, टिश्यू बनने के बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन की? आफ्टर टिश्यू, टिश्यू के बाद हमारे पास क्या बनते होते हैं? ऑर्गन्स बनते होते हैं। एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़ हम लोग क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से हमारे पास क्या बनता होता है? कंप्लीट आपका ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। और ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद आपका क्या बनता होता है? ऑर्गेनिज्म बनता होता है। अब यहाँ पे जो हमने ये बेसिक जो देखा हमने पूरा सेल के बारे में, इसके अंदर जो बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग का काम कैसे किया? पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प किसने की? सेल ने की। उसके बाद फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे हो गया? क्योंकि अगर सेल नहीं होता, सेल ही नहीं होता, देन आपकी कंप्लीट जो बॉडी की फॉर्मेशन हो रखी है, अभी जो हमने ये पढ़ी है जो बॉडी की फॉर्मेशन, ये बॉडी की फॉर्मेशन ही कैसे होती है सेल नहीं होता तो? फिर दूसरा हमने देखा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी लाइफ की सेल ही परफॉर्म करता है। स्ट्रक्चर जैसे आपका जैसा भी स्ट्रक्चर है बॉडी का, ये किसकी हेल्प से बना हुआ है? बॉडी का जो स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बना हुआ है किसकी हेल्प से बना है? वो सेल की हेल्प से बना हुआ है। और यहाँ पे जो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो कौन परफॉर्म करता होता है? वो सेल ही परफॉर्म करता होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके अंदर सेल की डेफिनेशन देखी हमने। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो टर्म आती है, साइटोलॉजी किसके लिए यूज़ की जाती है? साइटोलॉजी जो होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? साइटो का मीनिंग होता है सेल, लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड साइटोलॉजी, हम उसको कहते होते हैं। इसके बाद देखो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। नेक्स्ट हमें क्या चीज़ पढ़नी है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। जो सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने भी कैसे किया था? उन्होंने सेल को जो ऑब्जर्व किया था वो किसके अंदर किया था? वो कहाँ? बार्क के अंदर किया था। अब बार्क क्या होता है? बार्क को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। कोर्क इज जो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व जो किया उसको कहाँ से किया था? कोर्क से किया था। कोर्क को हम लोग ऑब्टेन कहाँ से करते होते हैं? बार्क ट्री से करते होते हैं। और जो बार्क ट्री से इसको हम लोग डिस्कवर जो कर रहे हैं इसको, वो कैसा था? वो एक डेड सेल होता है। अब बार्क ट्री कैसा होता है? बार्क ट्री जो हम जिसको बोला जाता है वो जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये पेड़ दिख रहा है हमें,
अब इस पेड़ की जो है ये ब्लैक वाली जो कोटिंग है, ये ब्लैक कोटिंग जो है इस पेड़ की, इसी को हम लोग बार्क कहते होते हैं। और सबसे पहले जो सेल ऑब्जर्व किया गया था वो इसी के अंदर किया गया था। अब ये देखो यहाँ पे, और ये जो होता है ये कैसा होता है, ये डेड होता है। इस वजह से फादर ऑफ साइटोलॉजी की अगर हम बात करें, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, वो आपके रॉबर्ट हुक है। ठीक है, हाँ समझ। इसके बाद हम सेल को एक वर्ड और से जानते होते हैं। सेल को हम लोग क्या कहते होते हैं, टाइनी रूम्स के नेम से भी जाने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है ना, हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर के अंदर जो ये स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं, इनका हम लोग कंपैरिजन करते हैं इसके साथ में, ये भी हमें सेल की तरह ही शो होते हैं। इसके बाद सेल को जो यहाँ पे इसने रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था, वो कैसे वाले सेल डिस्कवर किया था, उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने एंटोन वैन लीeuwenhoek, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल की जो डिस्कवरी की थी वो किसके अंदर की थी, पॉन्ड वाटर के अंदर की थी। और जो इनके जो सेल थे वो कैसे सेल्स थे, वो लिविंग सेल्स थे। वहीं पे रॉबर्ट हुक के कैसे सेल्स थे, रॉबर्ट हुक का जो था वो उन्होंने डिस्कवरी जो की थी वो डेड सेल की थी इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। फिर एक और साइंटिस्ट होते हैं परकिंजी, उन्होंने किसकी डिस्कवरी की, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। उसके बाद आते हैं स्किल्डन एंड स्क्वेनन, ये दो होते हैं, एक जियोलॉजिस्ट होता है एक बायोलॉजिस्ट होता है। इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की, इन्होंने हमें दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर इन्होंने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया, इन्होंने ये बोला कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, वो सभी सेल से ही मिलके बने होते हैं। और इन्होंने बोला सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आते हैं विरक्योव, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि न्यू सेल्स जो आपके बने हुए हैं ना, जितने भी न्यू सेल्स बनेंगे वो सेल कहाँ से बनेंगे, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं। यानी इनका कहने का क्या मतलब था, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल आपके पास पहले से प्रेजेंट है यहाँ पे, अब ये सेल जैसे ही आगे फर्दर डिवाइड होता है देन ये दो न्यू सेल और बना लेता है। यानी यहाँ से हमें क्या चीज़ है, ये इन दोनों न्यू सेल्स की जो फॉर्मेशन हो रही है, इन न्यू सेल्स की फॉर्मेशन किसकी हेल्प से हो रही है, जो पहले से एक सेल एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि एक सेल यहाँ पे पहले से जो प्रेजेंट था उसी से हमारे पास दो आगे फर्दर सेल्स बने हैं। इसको हम लोगों ने क्या बोला कि यही इससे फॉर्मेशन हो रही है, हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल की डिस्कवरी पढ़ी, अब आती है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन जैसे ये आपको एक सेल दिखाई दे रहा है, इसकी जो ये आउटर वाली कवरिंग है, ये आउटर जो कवरिंग है ना, ये आउटर कवरिंग ही आपकी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन हमारे पास क्या है कि ये इसको क्या करिए, एक तो इसको शेप प्रोवाइड करने का काम करिए। ठीक है, शेप कौन दे रहा है इसको, ये जैसा भी हमें दिखाई दे रहा है ये किसकी हेल्प से हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें सेल मेम्ब्रेन की वजह से दिखाई देता होता है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन आपकी थिन होती है, इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है, मतलब इलास्टिक भी होगी और फ्लेक्सिबल भी होगी। इसके साथ साथ में सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिविंग होती है और सेमी परमिएबल होती है। अब ये सेमी परमिएबल जो टर्म है इसका मतलब समझो, इसका मीनिंग क्या होता है, सेमी परमिएबल का मीनिंग हमारे पास ये होता है कि ये कुछ ही चीज़ों को अलाउ करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका इनसाइड वाला पार्ट है और ये इसका आउटसाइड है। अब यहाँ से किसी चीज़ को अंदर पास होना है तो ये कुछ एसेंशियल थिंग्स को ही अपने अंदर से पास होने देती है, ऐसा नहीं है कि जिसका भी मन करे वो अंदर जा सकता हो, ये सिर्फ कुछ एसेंशियल थिंग्स ही होती हैं उनको अलाउ करती होती है। इसके बाद ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोवाइड करती है, शेप भी यही प्रोवाइड करती है और होल्ड कंटेंट टू सेल, सेल के अंदर जो कुछ भी है ना, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल्स हैं, वो सब चीज़ों को हेल्ड करने का काम कौन करती है, वो भी सेल मेम्ब्रेन करती है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है दोनों में, प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। कुछ और इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो फीचर्स हमारे पास क्या होते हैं, अदर जैसे कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है।
अब सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग मैंने आपको समझाया, ओनली अलाउ करती है कुछ मटेरियल को ही ये अलाउ करती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पास होने देगी। उसके बाद ये किस चीज़ से बनी होती है, जो सेल मेम्ब्रेन जो थी आपकी वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई थी, वो प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलके बनी हुई थी। कॉम्पोजिशन है कैसी होती है प्रोटीन एंड लिपिड से, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, बाई लिपिड, यानी कि लिपिड बायलेयर बोला जाता है इसको। लिपिड बायलेयर बोलने का क्या मतलब होता है, लिपिड बायलेयर बोलने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है डबल मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड्स के, यहाँ पे भी इस तरीके से होता है ये, इस वजह से हम बोलते हैं लिपिड बायलेयर। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है, मतलब कि अब ऊपर वाली साइड में भी लिपिड होती है और नीचे वाली साइड में भी होती है, इस वजह से हम इसको बोलते होते हैं लिपिड बायलेयर। इसके बाद क्या आती है, फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स टू द सेल इन टू इनगल्फ फूड। इसका मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो हमने देखा है थिन होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ फूड। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, इसका मतलब देखो ये जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये देखा है कि अमीबा जो होता है वो इस टाइप का अमीबा होता है, ठीक है। अब इस अमीबा को इस खाने तक पहुंचना है, ये इसका फूड है, ठीक है। अब इस फूड तक इस अमीबा को पहुंचना है तो ये अपने आप को मूवमेंट करवाएगा। मूवमेंट कैसे हो पाएगी इसकी मूवमेंट तभी हो पा रही है बिकॉज इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल होने की वजह से मूवमेंट कर पा रहा है। अब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, अब इसको जैसे ही इस फूड को क्या करता होता है, ये इस फूड को इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ का मतलब कि अपने अंदर खाने के लिए बाइट कर लेगा, इसको इनगल्फ किया इसने। अब इस खाने को इसने अंदर जाने के लिए ये इसने कुछ कुछ ऐसे अपने स्ट्रक्चर्स बनाए, इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते होते हैं, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मीनिंग क्या होता है, यानी कि फोल्स फिट बनाता होता है एक टाइम के लिए इस खाने को इनगल्फ करने के लिए। लेकिन ये जो इसने फॉर्मेशन किया इनगल्फ, जो सूडोपोडिया इसने जो बनाया वो किसकी हेल्प से बनाया, वो कहीं ना कहीं इसने बनाया सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से। और सेल मेम्ब्रेन का कौन सा वाला फीचर इसके यूज़ हुआ कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी फ्लेक्सिबल होती है, यहाँ पे इसका मीनिंग यही है। इसी तरीके से जो है फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स टू सेल टू इनगल्फ द फूड। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि हमने इसके बारे में पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद जो होता है, हमने सेल मेम्ब्रेन को देखा कि सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। अरे डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न का मतलब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लोअर कंसनट्रेशन। अब ये देखो इसका बहुत बेसिक एग्जांपल जो होता है वो हम लोग हमारे घर में यूज़ करते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर में अगरबत्ती का यूज़ करते हैं और हम परफ्यूम का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने परफ्यूम अपने घर के एक कॉर्नर में आपने परफ्यूम लगाई है, ठीक है। अब ड्रेसिंग रूम के अंदर परफ्यूम लगा रहे हो तो अब क्या होता है, इस परफ्यूम की खुशबू विद इन फ्यू मिनट्स आपके पूरे घर में इस परफ्यूम की खुशबू हो जाती है। परफ्यूम की खुशबू पूरे घर में होने के पीछे क्या रीज़न है, अब आपने परफ्यूम लगाई तो सिर्फ यहाँ थी, बट आपके पूरे घर में परफ्यूम की खुशबू कैसे हो जाती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, बिकॉज यहाँ पे क्या थे, एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, एयर के पार्टिकल्स थे, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की, एयर के पार्टिकल्स थे यहाँ पे, इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। अब यहाँ क्या था, जहाँ पे आपने परफ्यूम लगाई थी ना, वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या थी परफ्यूम की, वहाँ पे कंसंट्रेशन जो थी परफ्यूम की वो काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पे इसने, और घर में, पूरे घर में कंसंट्रेशन कैसी थी, पूरे घर में जो परफ्यूम की कंसंट्रेशन थी वो काफ़ी लो थी। ऐसे मोमेंट स्टार्ट किया फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो हमें पता है काफ़ी स्पीडली मूवमेंट करते होते हैं, ऐसा क्यों, अगर रेट ऑफ डिफ्यूज़न हम समझे कैसा होता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा जो होता है वो गैसेस में होता है, उसके बाद लिक्विड्स में होता है, उसके बाद सॉलिड्स में होता है। सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूज़न का जो रेट होता है वो सबसे कम होता है। इसके पीछे क्या रीज़न होता है, बिकॉज जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये देखो, ये जैसे कोई भी सॉलिड होता है वो बहुत पास पास होता है। सॉलिड बहुत पास पास होने की वजह से जो भी सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनको मूवमेंट के लिए स्पेस ही नहीं मिलता। मूवमेंट के लिए अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो फिर अगर मूवमेंट नहीं होगी तो पार्टिकल्स जाएंगे कहाँ। इस वजह से जो डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न का मतलब ही क्या होता है,
हाई कंसंट्रेशन से मूवमेंट करना टू लो कंसंट्रेशन। अगर वहाँ पे उसको मूवमेंट करने के लिए कोई स्पेस ही नहीं मिलेगा तो मूवमेंट कहाँ करेगा। इस वजह से सॉलिड्स के अंदर जो होता है वो सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है गैसेस में होता है। यहाँ पे देखो ये पहले था, उसके बाद इसकी ये इस टाइप से हो जाता है। फिर हमने एक मूवमेंट और होती है, जैसे अगर हम हमारी सेलुलर बॉडी की अगर हमारी बात करते हैं, सेलुलर एक्टिविटीज CO2 प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। अब हमारी बॉडी के अंदर जो होता है CO2 का और O2 का जो मूवमेंट होता है ना, CO2 और O2 का जो मूवमेंट होता है हमारे सेल्स के अंदर, वो कैसे होता है, वो भी कौन से वाला प्रोसेस यूज़ करते होते हैं, वो भी डिफ्यूज़न का प्रोसेस यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के पास क्या थी, सेल ने क्या किया, O2 को यूज़ कर लिया। अब O2 जब वो यूज़ कर लेता है CO2 को रिलीज़ कर देता है। अब O2 कैसे लेता होता है, बिकॉज जब हमारे सेल्स के अंदर जो होती है ऑक्सीजन जब यूज़ हो जाती है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब बाहर आउटसाइड जो है सेल्स ब्लड के थ्रू हमारे पास ऑक्सीजन आती रहती है, तो बाहर आउटसाइड में क्या होती है, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। देन ये चीज़ हमने देखा कि जो गैसेज होते हैं या फिर O2 कैसे मूवमेंट करेगी, यहाँ हाई कंसनट्रेशन से वो मूवमेंट करेगी लो कंसनट्रेशन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है हमारे पास, हम पढ़ते होते हैं किसके बारे में, हम ओस्मोसिस के बारे में पढ़ते होते हैं। ओस्मोसिस में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन होती है, वो क्या क्या होता है कि यहाँ जो कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं, एक तो हम वाटर की बात करें कि मूवमेंट किसकी हो रही है, वाटर की हो रही है। दूसरा किसके थ्रू हो रही है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन करवा रही है उसकी मूवमेंट। अब वो मूवमेंट कैसे करवा रही है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हो गया कोई भी ऐसे, ये कोई भी सेल है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से ये आपके पास क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, ये इसकी इनसाइड है और ये इसकी आउटसाइड है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, इस वाटर को कहाँ से, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और यहाँ से इसको कहाँ मूवमेंट करना है, जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो ये किसके थ्रू करता है, जब जहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको हम क्या कहते होते हैं, ऑस्मोसिस कहते होते हैं। अब ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, अब हम जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने यहाँ पे एक सेल रखा, सेल यानी जैसे हम रेजिन्स वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, तो रेजिन सेल का ही काम कर रही है। इसके बाद यहाँ पे जो है ये इसके अंदर क्या है, इधर यहाँ पे वाटर है और ये आपका सेल। अब सेल के अंदर हमें पता है कि वाटर की अमाउंट क्या है, सेल के अंदर वाटर की अमाउंट क्या है, लो है, और जो बाहर आउटसाइड जो है उसके अंदर क्या है, वाटर की अमाउंट क्या है, हाई है। अब यहाँ क्या होएगा, ये हमने देखा कि वाटर की मूवमेंट कहाँ होगी, हाई कंसंट्रेशन टू कहाँ होगी, लो कंसंट्रेशन, यानी कि जो वाटर बाहर जो प्रेजेंट था ना, यहाँ जो पानी प्रेजेंट था, ये पानी कहाँ पे मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देगा, ये सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। सेल के अंदर जाना जब पानी स्टार्ट कर देता होता है, देन ये सेल क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद ऐसे स्वेल अप हो जाएगा। यानी कि जो अब यहाँ पे क्या हुई, वाटर ने अपनी मूवमेंट की है, कहाँ से, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में उसने अपनी मूवमेंट की और थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोसिस जो होता है, 3 काइंड के सॉल्यूशंस होते हैं। 3 काइंड के सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक। अब हम यहाँ देखते हैं, जो ये हमने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल समझा, ये कहीं ना कहीं हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो किसका है, वो हाइपरटोनिक का ही एग्जाम्पल है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, देखो हाइपरटोनिक में ये आपने एक बीकर लिया, इसके अंदर हमने सेल डाल दिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि वाटर की कंसंट्रेशन सराउंडिंग में, सेल की सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर कंसंट्रेशन जो है वाटर की वो लो है और सराउंडिंग में ज़्यादा है। देन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट करेगा, सेल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते होते हैं, इस टाइप की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, वो हमारी हाइपोटोनिक होती है। वहीं पे हाइपरटोनिक होती है। वहीं पे अगर देखो
ये फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा सेल है और ये हमारी सराउंडिंग है। देन ये जो बीकर वाले इसके अंदर भी वाटर है और हमारे सेल के अंदर भी वाटर है। अब वाटर की मूवमेंट जो है वो कहीं पे भी नहीं हो रही, वाटर की कोई मूवमेंट नहीं हो रही, यानी कि जैसे जितना पानी सेल के पास है, सेल के पास भी उतना ही पानी है, और जितना पानी बीकर के पास है उतना ही पानी बीकर के पास भी है, यानी कि दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर होगा देन हमें पानी की मूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसको हम क्या कहते होते हैं, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन का मतलब समझो, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। अब यहाँ पे सोल्यूट क्या चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे नींबू पानी हो गया। नींबू पानी के अंदर जो हमारा वाटर होएगा वो काम किसका करता होता है, वाटर काम करता है हमारा सॉल्वेंट का, और जो हम शुगर इसमें ऐड ऑन करते होते हैं वो हमारा काम किसका करती होती है, वो सोल्यूट का काम करती होती है। ठीक है, अभी हमने दो चीज़ें देख चुके हैं, एक हमने देखा कि हाइपरटोनिक होता है, दूसरा हमने देखा आइसोटोनिक। और जो टर्म आइसो है ना, इसका मीनिंग ही क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सेम। ठीक है, यानी कि दोनों के अंदर बाहर भी सोल्यूट की भी इतनी अमाउंट होगी, सॉल्वेंट की भी इतनी ही अमाउंट होगी, उसको हम क्या कहते होते हैं, आइसोटोनिक। अब हाइपोटोनिक लास्ट वन है हमारे पास। हाइपोटोनिक क्या करता होता है, जो हाइपोटोनिक है, अभी यहाँ इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये आपका सेल हो गया। अब हाइपोटोनिक वाले के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर जो वाटर की अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, अब ये मूवमेंट कैसे होगी, अब यहाँ पे क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी। अब सेल से क्या होएगा, वाटर कहाँ आएगा, वो आपके बीकर के अंदर आएगा। इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते होते हैं, ये होता है हमारे पास हाइपोटोनिक, की सेल के थ्रू, सेल के अंदर कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है और आउटसाइड दी सेल जो है कंसंट्रेशन क्या है, कम है, उसको हम क्या कहते होते हैं, वो हमारे पास होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसकी शॉर्ट समरी देखते होते हैं। शॉर्ट समरी देखो, अब यहाँ इसके अंदर देखो, जो फर्स्ट वाला ये वाला जो है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जो नेक्स्ट वाला जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, उसके बाद देखो वो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक वाले में देखा हमने, ये एक साइड जो है ये वाली इनसाइड दी सेल, ये आउटसाइड दी सेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, इनसाइड दी सेल वाटर की कंसंट्रेशन कम है और इधर आउटसाइड दी सेल वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या होएगा, इधर से इस साइड में मूवमेंट देखा था हमने। आइसोटोनिक वाले में क्या कहा था, कहीं कोई मूवमेंट नहीं होगी, बिकॉज दोनों साइड पे इनसाइड दी सेल एंड आउटसाइड दी सेल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो इक्वल है। वहीं पे हाइपोटोनिक के अंदर हमने क्या देखा था, हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है वो इनसाइड जो है सेल के, वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ आउटसाइड, एंड यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो इनसाइड से कहाँ होती है, आउटसाइड होती है सेल के। उस वाले सॉल्यूशन को हम क्या कहते होते हैं, वो हमारे पास होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद ये वाला देखो, ये हमारा एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल आइसोटोनिक परफॉर्म कर रहा है और ये वाला एनिमल सेल जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन शो कर रहा है। ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो रखा है, यहाँ पे इसके अंदर इक्वल अमाउंट है, और ये थोड़ा सा शिंक टाइप का सेल हो रखा है। ठीक है, नीचे वाला जो है ये हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर भी इसी टाइप की शो होती है हम लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है, अब हम पढ़ते होते हैं, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जो प्रोसेस होते हैं, एक हमने पढ़ा उसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा था, एक हमने पढ़ा डिफ्यूज़न के बारे में वहाँ पे, और दूसरा हमने पढ़ा ओस्मोसिस के बारे में। अब हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल फर्स्टली जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो किसके अंदर होती है, सिर्फ प्लांट्स में होती है, बैक्टीरिया में होती है, फंजाई में होती है। दूसरा सेल वॉल जो होती है नॉन लिविंग होती है। और यहाँ देखो जो सबसे मतलब कि एक तरीके से डिफरेंट पॉइंट है वो क्या है, ये फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल होने का क्या मीनिंग हुआ, वहीं पे हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि सेल मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि वो कुछ ही चीज़ों को, सिलेक्टेड चीज़ों को अपने अंदर से पास होने देती है। वहीं से सेल वॉल जो होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है, यानी कि इसके अंदर से कोई भी चीज़ें कुछ भी पास हो सकता है। दूसरा क्या करती है, डिटरमाइन करती है शेप को, किस चीज़ से मिलके बनी होती है, ये सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। और दूसरा काम फंक्शन क्या होता है इसका, ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ को एंड टर्जिडिटी को।
ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की मिलके बनी होती है। और जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है बैक्टीरिया की, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते होते हैं। दूसरा क्या होता है, जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। अब ये देखो, ये वाली जो है ना हमारे पास जो सबसे आउटर वाली है इस सेल के अंदर, देखो ये क्या है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। और जो इसके इनसाइड वाली जो अंदर वाली है सेल, ये वाली सेल मेम्ब्रेन, और ये वाली जो है ये आपकी क्या है, ये सेल वॉल है। और सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ किसके अंदर होती है, वो प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ये यहाँ पे देखो, हम देखते दोनों का कंपैरिजन। ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारे पास है प्लांट सेल, ये हमारे पास प्लांट सेल, और ये हमारे पास एनिमल सेल। हम इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ते हैं, दोनों में क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं, क्या चीज़ें अलग अलग वो सेम होती हैं। फर्स्ट कंपैरिजन तो हम लोग देख चुके हैं, बहुत बिल्कुल बेसिक कॉमन है कि दोनों में क्या होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल के अंदर स्मॉलर वैक्यूल होता है। मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ शेप जो है, ये जो है क्लोरोप्लास्ट होता है और इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होती है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ें होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्लैजिला ओनली, फ्लैजिला जो है सिर्फ किस में होता है, गैमेट्स में होता है। उसके बाद जो है एनिमल के अंदर नेक्स्ट क्या होता है, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होती। दूसरा इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब दोनों के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, वो ये सब चीज़ें होती हैं और ये हमारी क्या है, ऑलमोस्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इसको हम लोग हमारे सेल के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेटस है, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स। ठीक है। अब हम देखते हैं एक बारी सेल का, दोनों का, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का हम डायग्राम देखते हैं। अब हमने यहाँ पे जब कंपैरिजन किया था उसमें हमने बात की थी कि जो अभी जो सबसे बड़ा जो शो हो रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल है, प्लांट सेल का वैक्यूल है। अब ये वैक्यूल जो होता है लार्ज होता है, इसका वैक्यूल जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा, इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। देखो इसके अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो परफॉर्म ये करते होते हैं वो क्या है, नेक्स्ट इसके एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है और प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। ओके, थैंक यू।